हेलो एंड गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं विजय मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल विथ रोजगार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक कोटेशन के साथ मैं शुरू करता हूं। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है जीतने का, इसलिए संघर्ष जारी है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का नाम है स्ट्रगल विथ रोजगार। संघर्ष के साथ, क्योंकि रोजगार में संघर्ष है, इस वजह से स्ट्रगल विथ रोजगार नाम भी है। दोस्तों, कल हमने यूपी पुलिस के एक फॉर्मेट के बारे में हमने आपसे बात किया था और आज हम उसके एक चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और वह चैप्टर संविधान का है और संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। क्या है? संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। सबसे पहले तो हम चर्चा यह करेंगे कि संविधान है क्या। सबसे पहले यह जान लें कि संविधान है क्या। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम कानून का संग्रह होता है उसको हम संविधान कहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून का संग्रह होता है उसे हम संविधान कहते हैं। दोस्तों, उस संविधान के अंतर्गत यानी उस संविधान में क्या क्या है? उस संविधान में पहले तो यह जान लीजिए 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। क्या है? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन वर्तमान में यह अनुच्छेदों की संख्या बढ़ करके 395 से बढ़ करके लगभग 465 हो गई है और ये भाग बढ़ करके 25 हो गए हैं और यह अनुसूचियां जो कि प्रारंभ में केवल 8 हुआ करती थी और अब यह 8 से बढ़ करके 12 हो गई है। आप देखिए, अनुच्छेद 395 जो कि वर्तमान में बताया जाता है कि कंफर्म नहीं कहीं मिलता ज्यादातर, लेकिन लगभग 465 अनुच्छेद और 22 भाग थे मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं और 8 अनुसूचियां थी पहले और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। दोस्तों, आज हम धीरे धीरे जो मेन टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर के हम उसको कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला होगा अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में? अनुसूचियों के बारे में। और आज हम अध्ययन करेंगे अनुसूचियों के बारे में। आज कितनी अनुसूची है? अनुसूची 12। देखिएगा, मूल संविधान में अनुसूची और वर्तमान में अनुसूची। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 8। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। तो आप अपने दिमाग से बताइए कि क्या 8 से बढ़कर के 12 हुई या रातों रात हो गई? नहीं। कैसे हुई? यह संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। और कैसे जोड़ी गई? संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूची जोड़ी गई जो कि 8 से बढ़कर के 12 हो गई। अब पहले यह समझिए संशोधन क्या है। संशोधन किसी में भी हो सकता है। संविधान में कोई भी किया गया परिवर्तन, चाहे उसमें कोई चीज जोड़ा जाए चाहे उसमें से कोई चीज निकाला जाए, उसे संशोधन कहा जाता है। क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जिसके हिसाब से पूरे देश की शासन प्रणाली चलती है, उस दस्तावेज का नाम है संविधान। और उस संविधान में अगर कुछ जोड़ा जाएगा या कुछ निकाला जाएगा तो उसे संविधान संशोधन के नाम से जानेंगे। अब देखिए, संविधान में संशोधन के माध्यम से 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। कितनी? 8 से बढ़कर के 12 हुई, इसका मतलब 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। अब इस 4 में कौन कौन सी है? एक है 9वीं अनुसूची, एक है 10वीं अनुसूची और एक है 11वीं अनुसूची और एक है 12वीं अनुसूची। दोस्तों देखिए, 8 से बढ़कर के 12 हुई। 12 कैसे हुई? क्योंकि इसमें संशोधन हुआ। किसमें संशोधन हुआ? संविधान में संशोधन हुआ। और संविधान में संशोधन होने के बाद यह 9वीं अनुसूची
10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाने वाला है, इसमें से 110% एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद करिए, याद करके रखिए। 100% ये एक डोज के तौर पे है कि सुबह शाम इसको डोज को लेते रहिए। कैसे, अब देखना, ये 9वीं अनुसूची, सबसे पहली अनुसूची जोड़ी गई, ये प्रथम, कौन सा, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951। यह पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद आप देखिएगा 52वां संविधान संशोधन, सीए में लिख रहा हूं, सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। तो हमने लिख दिया कि 52वां संविधान संशोधन यानी 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और यह हुआ 1985 में। कब हुआ? 1985 में। उसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। और यह 12वीं अनुसूची है, यह जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1992। ध्यान दीजिएगा, ये जो संविधान, सीए का मतलब है संविधान संशोधन, इसमें आप बिल्कुल भी ये फिक्र में न रहिएगा कि यह 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में आया था और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में आया था। फर्क इतना है कि यह लागू हुआ 1993 में। कहीं आपको 1993 मिल जाए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि यह आया था 1992 में, यह भी आया था 1992 में और लागू हुआ था 1993 में। अब जबकि जब 11वीं अनुसूची आप देखेंगे तो 11वीं अनुसूची 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी, और जबकि 12वीं अनुसूची 1 जून 1993 को लागू हुई थी। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित विषयों को रखा गया है, जिसमें 29 विषय डाले गए थे, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित विषय को रखा गया है, जिसमें 18 विषय दिए गए थे। अब हम क्रम वाइज 1 से लेकर के 12 तक देखेंगे और उसमें किस किस संशोधन के माध्यम से क्या क्या जोड़ा गया, यह भी हमें देखना है। देखिए, संविधान में अनुसूची, अनुसूचियों में हम बात करते हैं पहली अनुसूची, किसके बारे में? किसके बारे में? प्रथम अनुसूची के बारे में। किसके बारे में? प्रथम अनुसूची के बारे में। प्रथम अनुसूची में केवल 2 शब्द लिखा है। क्या लिखा है? प्रथम अनुसूची में केवल लिखा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब आप देखिएगा, पहली अनुसूची में लिखा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि पहली अनुसूची यह बताती है कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में बॉक्स में दीजिएगा कि पहली अनुसूची, पहला भाग और पहले अनुच्छेद, इन तीनों में क्या अंतर है। आप इसको अपने दिल से पूछिएगा कि आपको यह पता है, और पता है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और कल मैं इसका जवाब दूंगा आपको। तो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने हैं? पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब मैं आपको राज्यों का पुनर्गठन बताऊंगा, उस राज्यों के पुनर्गठन में मैं बताऊंगा कि सबसे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई थी फजल अली आयोग कमीशन में। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़कर के 1960 में गुजरात में स्थापना होती है, 1963 में नागालैंड की स्थापना होती है, 1966 में हरियाणा की स्थापना होती है, 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है, 1972 में फिर जो है मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की स्थापना होती है। ऐसे ऐसे करके टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। लेकिन अभी वर्तमान में ये आप देखिए, अनुसूची, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करती है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिएगा दूसरी अनुसूची, सेकंड अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है, आप इस तरीके से याद करिए कि दूसरी अनुसूची कैसे याद करेंगे। आप कहीं जाते हैं, कहीं कमाने के लिए जाइए, कमाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जिस भी कंपनी में जाएंगे, उस कंपनी में सबसे पहले उनके अपने वेतन के बारे में पूछेंगे। अगर वो बताएगा कि भाई हाँ ठीक है 18,000 रुपया हम आपको देंगे, तो सबसे पहले आप जब कंफर्म कर लेंगे कि हाँ इतना हमें मिलना है, उसके बाद तब आप शपथ लेते हैं। तो यह याद करिएगा कि दूसरी अनुसूची में वेतन
और प्लस भत्ते का उल्लेख है। क्या? वेतन और भत्ते का उल्लेख है। तो दूसरी अनुसूची में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। दोस्तों, अनुसूची 3 यानी थर्ड अनुसूची, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है बाबू? शपथ का उल्लेख है। यानी तीसरी अनुसूची जब आप पढ़ेंगे तो इस तीसरी अनुसूची में आपको शपथ मिलेगा, और शपथ में कौन? जो संविधान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लिए गए शपथ ग्रहण का उल्लेख है। अभी आपका ये यूपी पुलिस का बैच है, नहीं तो ये आपको बताते हैं इस शपथ में कौन कौन शामिल नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह तीसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख जरूर है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल यह तीनों लोग इस शपथ ग्रहण से बाहर हैं। उसका कारण मैं बता दूं, क्योंकि तीसरी अनुसूची में इन तीनों लोगों का उल्लेख नहीं है, बल्कि इन तीनों लोगों का उल्लेख किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया है। जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, पीआरई में लिख रहा हूं, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होता है, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 60 में है। किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 60 में। और ये है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, इनका शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। और जबकि हमारे यहाँ राज्यपाल यानी गवर्नर, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 159 में है। एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण का शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। यहां तक आप कंफर्म रखिएगा। फिर उसके बाद आती है आपकी अनुसूची 4। क्या आती है? चौथी अनुसूची आती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा, क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे? राज्यसभा में जितनी भी सीटें दी गई हैं, राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। उसी 250 में से राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी और इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी, इसके बारे में बताया गया अनुसूची 4 में। हो गया अनुसूची 4। अब आइए पांचवी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची यानी ये 5th अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में है एससी। एससी मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, और एसटी। क्या क्या है? पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उल्लेख किया गया है। यह बताती है आपकी अनुसूची 5। एकदम ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बात देखिए, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संविधान के प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा लिए गए वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 3 में प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा लिए गए शपथ ग्रहण का उल्लेख है, जिसमें से 3 लोग, भारतीय संविधान के 3 प्रमुख पदाधिकारी इस अनुसूची 3 के शपथ से बाहर है। कौन कौन? राष्ट्रपति, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है, उपराष्ट्रपति, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 69 में किया गया है, और राज्यपाल, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 159 में किया गया है। उसके बाद देखिए आप चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में जो भी सीटें हैं उसे राज्यों के लिए तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने कितने सीटें दी जाएंगी, इसके बारे में बताता है। और पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। उनके क्षेत्रों के, उनके प्रशासन के विषय में बारे में बताया गया है कि उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति क्या होगी, इसके बारे में संविधान अनुसूची 5 में बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये 5 अनुसूची आपको कंफर्म होगी। अब आइए, इसके बाद आती है 6ठी अनुसूची। कौन सी अनुसूची आती है? इसके बाद आती है 6वीं अनुसूची। कौन सी आती है? 6वीं अनुसूची। अब आप देखिएगा, 6वीं अनुसूची में केवल व केवल अनुसूचित जाति की बात करता, अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? 6वीं अनुसूची में। लेकिन 5वीं और 6वीं में अंतर क्या है देखिए। 5वीं अनुसूची में था कि क्या
अनुसूचित जात तथा जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उल्लेख किया गया था, लेकिन यह जो 6वीं अनुसूची है इसमें केवल अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें 4 राज्य शामिल हैं, केवल 4 राज्य। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं आप देखिएगा, कौन कौन से हैं? असम, कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके विषय में बताया गया है, उनके प्रशासन के विषय में बताया गया है। ध्यान रखिएगा कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में क्या अंतर है। 6वीं अनुसूची में कि उस संविधान में केवल अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है, यानी उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है, और वह भी प्रशासन कैसा, जो असम में रहने वाली जनजाति है, मेघालय में रहने वाली जनजाति है, त्रिपुरा में रहने वाली जनजाति है और मिजोरम में रहने वाली जनजाति है। इसमें आपको एक कंफ्यूजन होगी क्योंकि ये सभी लगभग उत्तर पूर्वी राज्य हैं। इसमें म से मिजोरम, म से मेघालय, ये दोनों है, लेकिन मणिपुर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब इस तरीके से याद रखिए कि सर ने बताया था कि मिजोरम यानी कि यह उत्तर पूर्वी भारत में मणि नहीं मिलेगी। मणि यानी अनुसूची 6 में मणि नहीं मिलेगी। मणि किसके पास है? वो नागिन के पास है। इसमें अनुसूची 6 में मणि नहीं है, इसलिए मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों अब अगली अनुसूची देखिएगा, अनुसूची 7। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 7। देखिए अनुसूची 7, अनुसूची 7 क्या कहती है? अनुसूची 7 कहती है कि शक्तियों के पृथक्करण की बात करती है। किसकी बात करती है? सेपरेशन ऑफ पावर, यानी क्या? शक्तियों का पृथक्करण। किसकी बात करती है? शक्तियों के पृथक्करण की बात करती है। और यह शक्तियों का पृथक्करण किसमें? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के पृथक्करण की बात करती है। कौन? अनुसूची 7। अब हम इसमें अगर ये लंबा खिंचता तो हम इसमें बताते कि कैसे कैसे केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है और क्यों किया गया है, ये हम बताएंगे जरूर। लेकिन ये उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच है और चूंकि टारगेटेड है, इस वजह से आप केवल इसको याद रखिए कि इससे शक्तियों का विभाजन किया गया है। और इसी अनुसूची 7 में जो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है, इसमें 3 सूचियां डाली गई हैं। कितनी? इसमें 3 सूची है। कितनी सूची है? इसमें 3 सूची है। कौन कौन सी सूची है? एक है संघ सूची। क्या है? संघ सूची। और दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। कौन सी सूची है? तीसरी है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों की बात की गई है। किसमें? अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है और इस शक्तियों के पृथक्करण में अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपसे क्वेश्चन में आएगा क्या? पूछा जाएगा कि राज्य सूची किस अनुसूची में आता है, तो आपको बताना है कि 7वें में। संघ सूची किस अनुसूची में आता है, तो बताना है 7वें में। समवर्ती सूची किस अनुसूची में आता है, तो बताना है 7वें में। अब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में क्या क्या है? संघ सूची पर कानून बनाने का काम संसद करती है। कौन करती है? संघ सूची पर कानून बनाने का काम संसद करती है। जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है, उस राज्य का राज्य विधानमंडल करता है। जबकि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का काम राज्य विधानमंडल और उसके साथ साथ संसद दोनों मिलकर के करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे मैं आपको बताता, लेकिन अभी आप सुन लीजिए कि समवर्ती सूची में क्या है कि अगर समवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। लेकिन अगर स्थिति यह आ गई कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून, दोनों में कोई मतभेद है, क्या है? दोनों में कोई मतभेद है, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी और राज्य द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा हम बताएंगे जब इसको विस्तार से पढ़ाएंगे, तब हम उसमें बताएंगे इसमें कितने विषय हैं, इसमें कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। अभी आपको केवल यही जानना है और यहीं से पूछा जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए अनुसूची 8 क्या है? अनुसूची 8। अनुसूची 8 में किसकी बात करता है? अनुसूची 8 में भाषा की बात करता है। किसकी बात करता है? भाषा की बात करता है। आपको बता दें कि हमारे संविधान में कुल मिला जुला करके वर्तमान में 22 भाषा है। कितनी भाषा है?
22 भाषा है जो कि हमारे मूल संविधान में कितने, इसमें मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी कितनी, 14। कितनी थी, 14 थी। अब यह 14 से बढ़कर के कितनी हो गई है, 22 हो गई है। 14 से बढ़कर के 22 हुई। क्या 22 रातों रात हुई? नहीं, इसको क्या हुआ, समय समय पर इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके इसमें जोड़ा गया। अब आप देखिएगा कैसे जोड़ा गया, यह देखिए। अब इसको मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं भाषा। क्या भाषा किसमें, अनुसूची 8 में भाषा का जिक्र किया गया है। मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान में भाषा थी हमारी 14 और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 22 भाषा। तो कैसे कैसे जुड़ी, कब कब जुड़ी, ये आपको जरूर याद रखना है। अब इसमें देखिएगा कैसे हुआ, ये संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। कैसे हुआ, संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचियां जोड़ी गई, भाषा जोड़ी गई जो कि 14 से बढ़कर के 22 हुई। अब देखिए इसमें कैसे कैसे, एक है 15वीं भाषा, ठीक, एक है 16वीं, 17वीं और 18वीं, ठीक। फिर उसके बाद देखिएगा 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। ध्यान दीजिएगा, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, यानी 1, 3, 4, 4, 8 भाषा जोड़ी गई है, तब जाकर के यह 22 भाषा हुई है। तो 15वीं अनुसूची, 15वीं भाषा क्या जोड़ी गई, 15वीं भाषा जोड़ी गई आपकी सिंधी। कौन सी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। और इसमें तीनों में देखिएगा कौन कौन सी जोड़ी गई, कोंकणी, कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और उसके बाद देखिएगा इन चारों में कौन कौन सी, बोडो, कामा डोंगरी, कामा मैथिली, कामा संथाली। आप देखिए कौन कौन सी जोड़ी गई, 14 भाषा मूल थी, उसके बाद 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी, 16वीं, 17वीं, 18वीं जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 19, 20, 21, 22 भाषाओं में जोड़ी गई बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 14 ये हो गई, 8 भाषा हो गई। अब कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। दोस्तों ये देखिए जो 15वीं भाषा है, ये 21वां, वैसे जरूरत नहीं आपको, लेकिन फिर भी देखिए क्या, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो उसके बाद अब देखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और इसके बाद लास्ट में देखिएगा 92वां संविधान संशोधन 2004, 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। इस तरह से टोटल अनुसूचियों की संख्या, भाषा की संख्या कितनी हो गई, 22। दोस्तों आज के लिए इतना ही। छोटा छोटा वीडियो आप लोग जो है देखते रहिए और यकीन मानिए कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जब पूरा कंप्लीट हम कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।